यानी प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, जो एक काफी कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सफर है जहां इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, मतलब सोच समझकर लिए गए फैसले, हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, है ना, कि शरीर और मन किसी सेक्सुअल एक्ट की जिम्मेदारी या बच्चों की परवरिश के लिए असल में कब तैयार होते हैं। देखिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है। और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई फिजिकली मैच्योर हो गया है तो वो मेंटली या इमोशनली भी तैयार है। और यही सवाल आज की हमारी पूरी डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में समझते हैं रेडीनेस, प्रेशर्स और चॉइस के बारे में। जैसा हमने अभी बात की, सेक्सुअल मैच्योरेशन एक स्लो प्रोसेस है और इसका यह मतलब नहीं कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या पेरेंटिंग के लिए भी तैयार है। तो रेडीनेस फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी का मतलब क्या है? देखिए, बात सिर्फ शरीर की नहीं है, मन की भी है। मतलब शरीर के साथ साथ मन का भी तैयार होना जरूरी है। इसका मतलब है कि सेक्सुअल एक्ट्स की जो बड़ी जिम्मेदारी है और उसके जो भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनको समझने के लिए पूरी तरह से तैयार होना। और जानते हैं, ये फैसला लेना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब चारों तरफ से प्रेशर हो। जैसे दोस्तों का प्रेशर हो सकता है कि भाई तुम भी ये सब करो, परिवार की तरफ से शादी करने और बच्चे पैदा करने का दबाव हो सकता है, और कभी-कभी तो गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से भी प्रेशर होता है कि बच्चे ना पैदा करें। अब इतने सारे प्रेशर्स के बीच अपना पर्सनल चॉइस बनाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ओके, तो रेडीनेस और प्रेशर्स की बात तो हो गई। अब आते हैं सेक्शन 2 पर और समझते हैं सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े रिस्क्स को। जब सेक्सुअल एक्ट की बात होती है तो हेल्थ के लिहाज से दो चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो है बीमारियों के फैलने का खतरा और दूसरा है प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी। क्योंकि ये एक बहुत ही इंटीमेट फिजिकल कनेक्शन है, तो ये दोनों ही रिस्क इसके साथ नेचुरली जुड़े होते हैं। तो चलिए कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडीज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनमें गोनोरिया और सिफिलिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, तो वहीं वॉट्स और एचआईवी एड्स जैसे वायरल इन्फेक्शंस भी हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों को फैलने से रोकने के तरीके भी हैं। सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल इनमें से कई इन्फेक्शंस के ट्रांसमिशन को रोकने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े पहलू पर, जो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक महिला के शरीर और मन दोनों पर बहुत ज़्यादा डिमांड्स रखती है, और अगर कोई इसके लिए तैयार नहीं है तो जाहिर है उसकी हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई प्रेगनेंसी से बचना चाहे तो क्या ऑप्शंस हैं? तो हमारा अगला सेक्शन 3 इसी बारे में है। हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के तरीकों की, यानी वो टूल्स जो प्रेगनेंसी के रिस्क को मैनेज करने में मदद करते हैं। कंट्रासेप्शन के तरीकों को हम मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। पहला तरीका है मैकेनिकल बैरियर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक फिजिकल बैरियर बनाने का काम करता है। ये स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पीनिस पर इस्तेमाल होने वाले कॉन्डम्स या वजाइना में पहने जाने वाले इसी तरह के कवरिंग्स। दूसरी मेथड है हार्मोनल मेथड्स। इसमें दवाइयों जैसे कि ओरल पिल्स का इस्तेमाल होता है। ये पिल्स शरीर के हार्मोनल बैलेंस को इस तरह बदल देती हैं कि एग रिलीज ही नहीं होता। लेकिन हाँ, क्योंकि ये हार्मोन्स को बदलते हैं तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी आईयूडीज, जैसे कि लूप या कॉपर टी। ये एक डिवाइस होता है जिसे प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूटेरस में प्लेस किया जाता है। इनसे भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि ये यूटेरस में इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। और चौथी और आखिरी मेथड है सर्जिकल मेथड्स। ये एक तरह से परमानेंट सॉल्यूशन है। इसमें सर्जरी के जरिए एक ब्लॉक बना दिया जाता है। पुरुषों में वास डेफरेंस को ब्लॉक किया जाता है ताकि स्पर्म ट्रांसफर ना हो, और महिलाओं में फलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है ताकि एग ट्रांसफर ना हो। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म में सेफ माने जाते हैं, पर आखिर हैं तो ये सर्जरी ही, तो अगर ठीक से ना की जाए तो इन्फेक्शन जैसे रिस्क तो रहते ही हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल चॉइसेस और हेल्थ की, लेकिन अब सेक्शन 4 में हम देखेंगे कि इन पर्सनल चॉइसेस का हमारी सोसाइटी की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। देखिए, एक बहुत ही सीरियस इशू ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को हटाने के लिए जो सर्जिकल मेथड्स हैं, उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।
मतलब इनका मिसयूज अवैध रूप से फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। और ये कहा भी जाता है कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए फीमेल मेल सेक्स रेशियो का मेंटेन्ड रहना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस असल में समाज की ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और ये वाकई चिंता की बात है कि हमारे समाज के कुछ हिस्सों में इसी फीमेल फीटिसाइड की वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो खतरनाक तेजी से गिर रहा है। ये एक गैर कानूनी और पूरी तरह से अनएथिकल प्रैक्टिस है जो हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह कर रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक और सोशल एंगल पॉपुलेशन से जुड़ा है। ये माना जाता है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने में मुश्किलें पैदा कर सकती है। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि हो सकता है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स का असली कारण पॉपुलेशन साइज ना हो, बल्कि सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता हो। और इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन के साथ इसे खत्म करेंगे, जो हमें सोसाइटल इश्यूज पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। तो सवाल ये है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? क्या ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, या सोशल इनइक्वालिटी, या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।